इस क्लास में यही समझेंगे कि और किन चीजों पर अमेरिका का दबदबा है। एक तो आपके सामने डिफेंस के मामले हैं, सेना की सुरक्षा के मामले में है, तो उसकी अलग अलग कमांड है। पूरी दुनिया में 6 उसकी कमान है। आप देख सकते हो अमेरिका की कमान इस, जैसे हमारा इंडिया है, अगर इंडिया की बात करें, जैसे हमारा भारत है, तो इसकी एक ही कमान है हमारे इंडिया में, ठीक है, बाकी पूरा देश कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका का पूरी दुनिया भर में अलग अलग कमान है, 6 कमान है, और हर कमान का एक कमांडर होता है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप एंड पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, सबको जोड़े ये लिखा हुआ है अफ्रीका कमान, मध्य कमान, यूरोपीय कमान, उत्तरी कमान, पैसिफिक कमान और दक्षिणी कमान। उत्तरी, दक्षिणी, अफ्रीका, यूरोप, मध्य कमान हो गया, पूरा पैसिफिक जोड़ देना। ये 6 कमान है जहां पर अमेरिका की सेना रहती है। अब अमेरिका की सेना क्यों ताकतवर है, ये एक पिक्चर जिससे आप समझ पाओगे। 2017 का ये डाटा है सर्वाधिक डिफेंस का बजट कि कौन सा देश कितने पैसे अपनी रक्षा पर खर्च कर रहा है, सोल्जर पर। तो यहाँ अमेरिका जो कर रहा है वो है लगभग 602 अरब डॉलर। ओके, एक चाइना है, रूस का 76 है, ग्रेट ब्रिटेन का 150 है, सऊदी अरब 61, भारत का 50 है और 52, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो लास्ट में इराक आता है, और इराक का 19 अरब डॉलर रक्षा पर बजट जाता है। तो अपन समझ सकते हैं कि अमेरिका इतना पैसा खर्च कर रहा है अपने रक्षा बजट पर, जितना कि दुनिया के 12 देश एक साथ जितने रक्षा पर, डिफेंस पर जो बजट में पैसे खर्च करते हैं, उतना अकेला अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देना सैन्य मामले में तो संभव नहीं है। इस मामले में तो अमेरिका दबदबा है, बिल्कुल कायम है। ये आर्थिक मामला है, ये है यूएस का डॉलर, दिखेगा नहीं आपको, डॉलर में दुनिया में डॉलर का बोलबाला है। हमारे भारत में एक डॉलर की कीमत है 80 रुपए के बराबर, वो अलग तरीके से रहती है, वो बताएंगे। ये डॉलर है अमेरिका का, पर अमेरिका ने राजनीतिक रूप से कुछ चीजों पर कब्जा किया, वो क्या है वो समझो। दबदबा कैसे समझ में आया वो सुनना। जैसे अमेरिका बोलता है सिलॉक्स के बारे में, सिलॉक्स समझ लो, सी लैंड ऑफ कम्युनिकेशन, समुद्री व्यापारिक जहाज जहां से गुजरते हैं। तो अमेरिका मानता है कि मुक्त व्यापार करने के लिए आपको समुद्री मार्ग में क्या रास्ता देना पड़ेगा हर देश को। और अमेरिका ने बोला भी था कि जितने सदस्य संघ के जो देश हैं उनकी ये ड्यूटी है कि जहां से अगर जहाज वगैरह निकल रहा है तो आप उनको परमिशन दो निकलने की समुद्री मार्ग से। ऐसा नहीं कि भारत हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में जाकर के उसको रोक ले जहाज को, ऐसा नहीं कर सकता है। कुछ चीजों में लिमिटेशंस है, लेकिन अमेरिका ने बोला तो बहुत सारे देशों ने माना भी। और दूसरी तरफ इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, www. हिंदी मतलब क्या है, जगत जोड़ता जाल। ये जो www का संसार है, ये भी इंटरनेट किसकी देन है, अमेरिका की। सैटेलाइट किसकी देन है, अमेरिका की, क्योंकि 1950 में सैटेलाइट की चीजें शुरू हुई थी इंटरनेट की। तो आज भी अमेरिका की सैटेलाइट में बहुत मजबूत पकड़ है, तो लगभग उन क्षेत्रों में अमेरिका का दबदबा है। तो यहाँ भी अमेरिका का वर्चस्व है। कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी के हर हल्के मौजूद है, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका बहुत आगे है और देशों की तुलना में, चाहे पैसे का मामला हो, टेक्नोलॉजी का मामला हो, सेना का मामला हो, अभी तक अमेरिका का दबदबा है। आगे ये जीडीपी बच्चों इसको समझना। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा टेक्नोलॉजी के हर हल्के में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की
21% साझेदारी है, पार्टनर से 21%। 21 समझ रहा बहुत ज्यादा था। दुनिया का पूरे देश एक तरफ 193 है, 206, और अमेरिका एक तरफ। इतनी इसकी पार्टनरशिप है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल करें तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका के लगभग 14% हिस्सा है। अगर यूरोपीय संघ को भी जोड़ लेना उसमें टोटल में तो कम रह जाती, बाकी 21% है। ये जीडीपी का एक मामला है, इसको जरा देखना। जीडीपी है और इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, लेकिन सैन्य शक्ति के दायरे के उलट विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की कई तगड़े प्रतिद्वंदी हैं और भी देश हैं। यदि हम तुलनात्मक क्रय शक्ति के हिसाब से देखें तो ये बात और स्पष्ट है कि दाएं आने से इस बात का अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी किसी राष्ट्रीय मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक खरीदारी से लिया गया है। पीपीपी के मामले में अमेरिका थोड़ा पीछे है क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया पूछे। पीपीपी क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी पानी की बोतल। इस बोतल को आप कितने रुपए में अपने देश में खरीद रहे हो, तो कितने लोगों ने खरीदी? आप बताओ, अमेरिका में ज्यादा खरीदेगा कोई कि इंडिया में ज्यादा खरीदेगा बोतल पानी की? सोच के देखो, सोच के देखो, कहाँ ज्यादा खरीदेंगे? अमेरिका में, इंडिया में? इसलिए हाँ बताओ क्यों? अरे बताओ ना, हर चीज में क्वेश्चन है, वरना आपको से पूछ क्यों? तो मैं बताऊंगा। अब आप बताओ, मैं आपसे पूछूं, बताओ प्लीज टेल मी आंसर। क्योंकि सर हमारे देश की जनसंख्या अमेरिका से 5 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है। जब इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो सीधी सी बात है, वो लोग बैठेंगे तो हाथ रख के तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी में हम लोग आगे हैं। ठीक है, देखो अन्य देशों की है। अमेरिका का कितना योगदान है जीडीपी में? वर्तमान कीमत जीडीपी में 21.48%, यानी 21%। रूस का 1.65, भारत देख लो पर हो, भारत का है 2.96। ठीक है, यानी ठीक है रूस के हिसाब से। और जीडीपी पीपीपी में, अब पीपीपी के मामले में, कीमत के मामले बहुत आगे अमेरिका 34, चाइना इसमें देखो आगे निकल गया, कितना है 19.18, और अमेरिका 15 और भारत 7.98। ठीक है, एक कार्टून बोलेगी और एक कुछ अच्छी बात बोलेगा। ये तो बता दिया कि अगर मैंने विज्ञान लिया होता तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में बैठना पड़ता और मैं अमेरिका के परचेस को कभी समझ ही नहीं पाता। एक कार्यक्रम में और वो महिला है, अभी तुमने देखा था कि मतलब आप लोग बोलते कि अमेरिका इतना धनी देश है, लेकिन मुझे तो यहाँ बहुत सारे गरीब दिखते हैं, क्योंकि वहां पर भी यही है श्वेत और अश्वेत के आधार पर रंग विधि परंपरा। हालांकि अब कम हो गया है, बहुत कम, लेकिन 80 के दशक में, 70-80 के दशक में ये प्रभाव बहुत ज्यादा था, क्योंकि शुरुआती हुई थी इन मामलों की जब 70 के दशक में नेल्सन मंडेला साहब ने विरोध किया इस चीजों का। अफ्रीका में किया था उन्होंने, और फिर अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक ये जंग चली, क्योंकि अमेरिका में भी ये आंदोलन शुरू हुए कि भाई रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर रेसिज्म मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, तो वो लड़ाई थी। अब आप देखिए कि हम इस वर्चस्व में आते हैं कि नहीं। एक लड़के की स्टोरी मैंने सुनाई थी, आंद्रे, कूल जीन्स पहन के चर्च जा रहा था, उसकी मम्मा मैंने कहा बेटा नहीं पर भाई माना नहीं। आपको आंद्रे और उसकी कूल जीन्स की याद होगी। आंद्रे की माता पिता जब सोवियत संघ में युवा थे तो उनकी पीढ़ी के लिए नीली जींस आजादी का परम प्रतीक हुआ करती थी। युवक युवती अक्सर गर्ल्स एंड बॉयज अपने साल भर की तनख्वाह किसी चोर बाजार में विदेशी पर्यटकों की नीली जींस खरीदने पर खर्च कर देते थे। गुलामी का मतलब शारीरिक रूप से ही नहीं होता है, गुलामी का मतलब मानसिक रूप से, विचारधारा के आधार पर, आपकी गतिविधियों के आधार पर भी गुलामी होती है। जरूरी नहीं कि कोई आपको बांध के डाले तभी आप गुलाम हो, ये तो शारीरिक रूप से गुलाम।
और मानसिक रूप से गुलाम बड़ा खतरनाक होता है। अंग्रेजों ने हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से गुलाम बनाया। शारीरिक रूप से वो या नहीं है फिजिकली, लेकिन मेंटली वो आज भी है। हमारे अंदर आज भी वो चीजें भरी पड़ी हैं। ठीक है, तो ये परचेजिंग पावर के बारे में आप अपने टॉपिक पे गए हैं। देखो यहाँ मैं सांस्कृतिक रूप से बता रहा हूँ। कल्चर समझ रहे हो क्या होता है? संस्कृति किसी भी समुदाय के लोगों का जो रहन सहन खान पान का जो एक स्तर होता है ना, जिसको वो फॉलो करते हैं। सभी एक समूह के लोग, जैसे एक भाषा, एक बोली, खान पीन, रहन सहन का एक स्तर, जिसको एक साथ मिलकर के करते हैं एक समुदाय विशेष के लोग, इसको अपन संस्कृति बोलते हैं। तो सभ्यता किसे कहते हैं? जब किसी कल्चर के लोग अपनी आधुनिकता को प्राप्त कर लेते हैं, मॉडर्नाइजेशन को, टेक्नोलॉजी को, मॉडर्नाइजेशन को, कुछ नई चीजों में परिवर्तन कर लेते हैं, ये सभ्यता है, सिविलाइजेशन। इसलिए सर ने आपको पढ़ाया हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, उसको सभ्यता क्यों बोलते? संस्कृति बोल दो, क्योंकि वहां पर आधुनिक भवन वगैरह, मीनार वगैरह, पूरा ग्रिड पैटर्न पर मीनार वगैरह आपको दिखी होंगी, यानी एक सिस्टमैटिक बिल्डिंग वगैरह, पूरा प्रोसीजर, इस सभ्यता है। तो ऐसे ही अब सभ्यता आप समझ गए, जहां रहन सहन का एक स्तर मॉडर्न हो। संस्कृति खान पान, रहन सहन की एक व्यवस्था, पढ़ने ओढ़ने बैठने का तरीका। तो ये मैं कल्चर के बारे में बता रहा हूँ। सांस्कृतिक प्रभाव देखिए, एक क्या बोल रहे हो? कैसे? अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए बेटा, ये मार्केट है, ये अमेरिका का नहीं है, ये इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी। इस मार्केट में बहुत सारे जो ब्लू जींस, अरे बात दे रहे हैं, देख पा रहे हो आप? शायद ये ब्लू जींस ही है, दिख रहा है? ये ब्लू जींस है, बहुत सारे। अब देखो ये पेप्सी, ये हमारे लिए, ये पेप्सी एड आपने देखा होगा, ये अमेरिका की कंपनी है। कौन सा कलर है? ब्लू, है ना? देखिए आप देखो, आप मॉल में कैलिफोर्निया फ्रेंड चिकन, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये भी इंडोनेशिया का मार्केट है, भले कैलिफोर्निया लिखा हुआ है, ठीक है? ये देखो बहुत जगह क्या दिख रहा है? देखो ब्लू 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 दिख रहा है ना? एक्चुअली अमेरिका ने दिमाग में भर दिया, कलर का भी तो महत्व रहता है ना। अगर कोई काले झंडे दिखा रहा है मतलब विरोध कर रहा है, अगर कोई सफेद चीज दिखा रहा है इसका मतलब शांति का प्रतीक दे रहा है। हाँ, अगर वो रेड कलर या दूसरा दिखा रहा है, लगभग ये संदेश दे रहा है कि भैया गुस्सा में हम, समझ पा रहे हो? तो कलर का भी महत्व है। ऐसे ही यहाँ पर कलर का अमेरिका ने महत्व चलाया। अमेरिका ने जो लोग थे, मैंने बताया था आपको कि सोवियत संघ से लोग जब बाहर गए तब उनको पता चला यार पूंजी बात तो समाजवाद से कई गुना बेहतर है। तो अमेरिका ने उनके लोगों को समझा, देखो तुमको जुर्म हो रहा है, तुम आजाद नहीं हो, तुम तो परेशान हो सोवियत संघ से, यानी रूस से। तब वो लोगों ने कहा नहीं, अब हमें आजाद होना है। तो लोग बोले आजादी को पता कैसे चले तुम आजाद हुए? बोले ब्लू जीन्स पहनेंगे, इससे हमें ये लगेगा हम आजाद हैं। नहीं, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करें हम, तो पहन रहे। लेकिन किसने चलाई? अमेरिका ने। पूरी दुनिया में कौन करा? उन्हीं की चीजों को। तो यहाँ एक पिक्चर दी है, बड़ी विचित्र बात है। वाह, अपने लिए जींस खरीदते समय तो मुझे अमेरिका का ख्याल तक नहीं आता, फिर मैं अमेरिका के वर्चस्व की चपेट में कैसे आ सकती हूँ? हालांकि सोच रही है ये बोले, जब मैं अपने लिए जींस खरीदती हूँ तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अमेरिका के वर्चस्व में हूँ कि नहीं। जब जींस खरीदते समय मैं नहीं सोच पा रही, तो मैं ये कैसे सोच पाऊँ कि अमेरिका के वर्चस्व में भी शामिल हूँ? बात तो सही है। ये सारी तस्वीरें जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की। इस हर तस्वीर में अमेरिका के वर्चस्व के तत्वों को ढूंढें। स्कूल से घर लौटते समय क्या आप रास्ते में ऐसी चीजों की पहचान कर सकते हैं? कर सकते हो कि नहीं? ब्लू कलर दिख गया तो रहमान बोला था ये मैप भी ब्लू है, ठीक है? ये एक लड़ाई हुई थी इराकी फ्रीडम की। कल मैंने 4 लड़ाई समझा दी थी ना। इराकी फ्रीडम आखिरी थी 2003, जॉर्ज बुश भाई जूतों से लड़ाई। सुनो, अमेरिका से भारत के संबंध, द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड भारत एंड अमेरिका। देखते हैं क्या है।
शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिका के विरुद्ध खड़ा था। इन सालों में भारत की करीब दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के विफलने के बाद भारत ने पाया कि भैया लगातार दुश्मनी रखने से कोई फायदा नहीं है, और जब एक दोस्त कमजोर हो गया तो दूसरे का दामन थामने की कोशिश करें। इस अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण करने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था जोड़ने का फैसला किया, और इस नीति पर हम कायम हैं। आगे हम समझाएंगे आपको, उससे पहले देख लीजिए पिक्चर, बड़ी दर्दनाक कहानी। बीच 1907 पे मोदी जी गए थे अमेरिका में, ऐसी जगह कि यहाँ जहाँ पे उनके सोल्जर मरे हुए थे ना 9/11, वहां उनको श्रद्धांजलि देने गए थे। These 907 pairs of boots represent the US soldier killed in the Iraq War, and these 100 pair of shoes represent a small fraction of the estimates 16,000 Iraqis killed in the war. Okay, देखिए इस जूते वगैरह के रखे हुए हैं। इराक युद्ध की इंसानी कीमत शीर्षक पर एक शीर्षक है इंसानी कीमत, ठीक है, ह्यूमन वैल्यू ऑफ इराकी वॉर। शीर्षक की प्रदर्शनी से दो फोटोग्राफ लिए गए। इस प्रदर्शनी का आयोजन अमेरिका फ्रेंड सर्विस कमेटी है, उसने सन 2004 में डेमोक्रेटिक पार्टी की सालाना बैठक के अवसर पर किया था। इस तरह के विरोध अमेरिका की सरकार के सीमा तक अंकुश लग सकते हैं, लगा पाते हैं। जब उतने सारे लोग थे, वो लोग अलग तरीके से, जैसे हमारे यहाँ हर देश में श्रद्धांजलि सैनिकों को दी जाती है, तो उन्होंने उनके जो शूज वगैरह बूट्स थे ना, वो पर नाम लिख दिए, ये फलाना आदमी है, और रख दिए सबके एक पूरे पार्क में। हंसने की बात नहीं है, दुख भरी बात है, तुम हंस रहे हो, ये मजाक नहीं है। अरे भाई आपको तो वही जाने, जितने मिलेगा वो रख दी, जरूरी थोड़ी ना वही हो, मार्केट से ला करके नाम लिख के रख दिया वही फलाना है, नाम तो सबका है ना लिस्ट में, बात खत्म। अब कुछ बचा ही नहीं है, सब निपट गए बेचारे युद्ध में, बॉडी नहीं मिली उनकी, ऐसे मान लो नाम रह गया, आगे हम ही रह जाता वाली। ये दीदी इकट्ठी की है इकट्ठी की है एक्चुअली, वो रखे हुए हैं सब जो करके। एक ज्यादा पेयर ऑफ शूज है 1000, हाँ 1000 है, 1000 पेयर ऑफ शूज है, और वो कितने के 16,000 के, तो 16,000 में से जितने बच्चे उन्होंने किया वो बाकी पता नहीं। एक और, जैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं भारत से आया हूँ, ये लोग मुझे पूछते हैं कि तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो, ये सुनकर अच्छा लगता है। कल मोदी जी इसी पर बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम अमेरिका के एक बहुत बड़े पार्टनर हैं, हिंदुस्तान वो देश है जो सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स अमेरिका को प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप डॉक्टर हो और इंजीनियर हो, आपकी डिमांड अमेरिका में बहुत ज्यादा है, IITs इंजीनियर डॉक्टर्स की, इसलिए भारत से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ने के बाद स्किप कर जाते हैं, अमेरिका की तरफ आगे जाते हैं, और डिमांड है वहां पर। और एक बात और, अमेरिका में 15% जो स्टार्टअप है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो भारतीय मूल के नागरिकों के द्वारा शुरू की गई। मतलब भारत का कोई व्यक्ति है वो अमेरिका में रह रहा है, और अमेरिका की बड़ी से बड़ी कंपनियों को वो चला रहा है, मालिक है, उसका ओनर है। तो ये बड़ी गर्व की बात है। सिलिकॉन वैली एक जगह है अमेरिका में जिसमें 3 लाख भारतीय हैं, 3 लाख। वैसे तो हमारी जनसंख्या पूरी दुनिया में फैली है, पूरी दुनिया में भारतीय हैं लगभग, लेकिन अमेरिका में काफी है, और ऐसा नहीं कि वहां पे भी जाकर सो रहे हैं। इंडिया का जो मेन प्रोडक्टिव पर्सन है ना, जिससे आप कुछ स्किल ले सकते हो, क्वालिटी एजुकेशन वाले लोग, क्वालिटी पर्सन, वो अमेरिका में है, भारत के। पढ़ लिख कर समझदार होने पर यहाँ से पहुंच चले वो वाले। तो अमेरिका भी थैंकफुल है हिंदुस्तान के इस मामले में। तो देखो बोला नहीं कि मैं भारत से आधा पूछ क्यों, क्या तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो? और हाँ तो भाई साहब आया, सैलरी हम दे रहे, स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में नागरिक परमाणु समझौता हुआ है, इसके बारे में अखबारों की रिपोर्ट में लिख जुटाएं। इस समझौते के समर्थक और विरोधी तर्कों का साथ संक्षेप में दे। देखो ये इंडिया की गाथा, और ये डायरेक्ट चिपका देना अमेरिका के संबंध के बारे में। प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड क्या है हमारे देश के बारे में। देखो, दो प्रौद्योगिकी और अमेरिका में सबसे अनिवासी भारतीयों, अनिवासी समझ गए, ओवरसीज ओशियंस, ये दोनों ही बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। निम्नलिखित है, देखो बेटा, टेक्नोलॉजी
प्लस नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया या ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक। ये दोनों व्यक्ति हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे देश में गया, उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो दोनों की डिमांड है। इसलिए अब देखो क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में समय पर स्किल पर्सन के बारे में 65% भारत के लोग। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। बोइंग जो सिटी है और शहर में जो काम चलता है उसमें 3 लाख भारतीय कहाँ पर हैं? सिलिकॉन वैली में, जो भी मैंने आपको समझाया। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की 15% कंपनियों